शब्दों से ही जोड़ पाते हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे का मतलब समझना और पहचानना शुरू करेंगे तब एक अलग तस्वीर देख पाएंगे। लेखक का मानना है कि हम सब बचपन से ही अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाना सीख जाते हैं। याद करिए वो समय जब हम अपने माता पिता से कुछ भी मनवाना चाहते हो, तब हम उसी तरह के हाव भाव और शब्दों का इस्तेमाल करने लगते थे जिससे हमारी बात मान ली जाए। ये अभिनय अगर बचपन में इतना सफल हो सकता है तो सोचने वाली बात है कि बड़े होते होते ये किस रूप में काम कर सकता है। इस अभिनय को पहचान पाना हमारे लिए जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम खुद कहीं बाहर जाते हैं और किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो वहां खुद को कैसे पेश कर सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। लेखक का मानना है कि हम सब शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार जीवन रूपी रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाते हैं। इसके वैसे तो अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन लेखक को लगता है कि जैसे हम स्थिति और लोगों के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं, ये कहावत शायद उसी ओर इशारा भी करती है। ओथेलो नाम के नाटक में खलनायक दिखाए जाने वाले पात्र ने यही समझाया कि भले ही उसके शब्द एक नायक जैसे थे, पर उसकी नीयत कभी भी अच्छी नहीं थी। जिसका मतलब सिर्फ ये है कि शब्दों में जो अनकहा है वो हम कई बार सुन या समझ नहीं पाते। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करते, तो एक छोटा सा काम है जिसे आप खुद करके देख सकते हैं। जब भी अपने से किसी बड़े, किसी छोटे और किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो अपने शब्द और हाव भाव पर ध्यान दीजिएगा। एक ही बात तीनों से करने में भी आपकी भाषा और हाव भाव बदले हुए दिखेंगे। हम में से कितने लोग ये कहते हैं कि ये गुण सबके पास नहीं होता, या एरिक्सन जैसे लोगों के पास कोई खास ताकत होती है, शक्ति होती है। पर सच ये है कि हम सब के अंदर ये ताकत छिपी है। उम्र के साथ हम बस इसे इस्तेमाल करना और इसे लोगों को समझना बंद कर देते हैं। जरूरी ये है कि हम पहले खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें, किसी नतीजे पर ना पहुंचें, सिर्फ ऑब्जर्व करें और नॉन वर्बल यानी अनकही बातों को महत्व दें। लेखक के अनुसार हम बचपन में जब ना समझ माने जाते हैं तब हमारे अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे हम लोगों की चाल, हाव भाव, भाषा और आवाज से उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पर अफसोस ये गुण 5 साल की उम्र के बाद गायब हो जाता है। और वजह वही है कि हम खुद में इतना खो जाते हैं कि लोगों की बातों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी सही काम को करने का कोई वक्त गलत नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप चाहें तो आज से, बल्कि अभी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। पहली बार में ही खुद को बोझ तले नहीं दबाना है। इसलिए सिर्फ बात करते समय चेहरे पर ही ध्यान दें, छोटी छोटी बातें देखें, कुछ समय तक सिर्फ यही तरीका अपनाएं और लोगों के बोलने में और उनके चेहरे के बदलते हाव भाव में अंतर को समझें या पहचानें। इसके बाद उनकी आवाज यानी वॉइस टोन पर ध्यान देना शुरू करें। लोगों की आवाज में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। वो कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, ये उनके बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है। इसके बाद आते हैं उनके हाथों और पैरों के हाव भाव और भाषा पर। जब आप एक बार इस तरह से उनकी बात और मन में चल रहे विचारों तक पहुंचेंगे, तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्या है? तो सीधा जवाब यह है कि कई बार हम किसी से बात करते समय ये समझ जाते हैं कि उसे हमसे बात करनी भी है या नहीं। कई बार ये पता लगाना बड़ा सरल होता है, लेकिन वहीं जब कोई कहना कुछ चाहता है और कह कुछ और जाता है, तब अपने असल दोस्त और दुश्मन को पहचान पाना और उनसे दूरी बनानी है या नहीं, ये समझना कठिन हो जाता है। इस तरह से अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रहते हुए उनके मन को समझ पाएंगे, तो आपकी अपनी जिंदगी आसान और बेहतर हो जाएगी। अगर आप में भी कभी किसी जमाने में ये गुण था और अब कहीं खो गया है तो हमें जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा। खुद पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस बात पर आपको भरोसा हो वो हर बात सही हो। पिछले भाग में हमने सीखे कुछ ऐसे छोटे और आसान उपाय जिनसे हम लोगों की बातों के पीछे छुपी अनकही बातों की भाषा समझ सकते हैं। इस भाग में लेखक एक बार फिर वही बात दोहराते हुए कहते हैं कि जैसे हर उस संकेत को समझना जरूरी है, वैसे ही कहीं न कहीं औरों के संकेतों को समझने और डिकोड करने में भी आपको सही सूझबूझ की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण की मदद से लेखक अपनी इस बात को स्पष्ट करते हैं। पहला है ओथेलो नाम का एक मशहूर नाटक जो शेक्सपियर ने लिखा था। ओथेलो जब अपनी पत्नी से उसके गलत संबंधों के बारे में पूछताछ करता है, तब उसकी पत्नी घबरा जाती है। ये सीधा संकेत होता है कि वो कुछ गलत कर रही थी, पर सच्चाई वो नहीं थी जो ओथेलो को दिखाई दे रही थी, बल्कि उसके अपने बर्ताव,
और डराने धमकाने की वजह से उसकी पत्नी बिना किसी गलती के इतना डर गई थी कि वो घबराने लगी और ओथेलो का शक यकीन में बदल गया। इस उदाहरण के बाद एक और ऐसा ही किस्सा है जो है 1894 में अल्फ्रेड ड्रेफस नाम के फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर का, जिसको जर्मन लोगों तक जानकारी पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। लोगों ने उस बेकसूर आर्मी जवान को शांति और सरलता से जवाब देने की वजह से गद्दार मान लिया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे संगीन आरोप लगने पर कोई भी होता तो शायद खुद के बचाव में चीखता चिल्लाता और अपनी सफाई देने में पूरा जोर लगा देता। पर अल्फ्रेड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसीलिए लोगों को लगा कि शायद दाल में कुछ काला है। इन सभी बातों से ये साफ है कि कई बार जरूरी नहीं कि किसी भी व्यक्ति के हाव भाव में जो बदलाव या उत्तर हम ढूंढ रहे हैं वो सही हो। कई बार संस्कृति और हालात में अंतर भी इस तरह की परिस्थिति को जन्म देते हैं। ऐसे में सबसे पहले किसी और को समझने से पहले कोशिश करें खुद को समझने की। यानी जब भी आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो आप कैसे मुस्कुराते हैं, किस तरह से आपके हाथ और पैर चलते हैं। जब आप घर वालों से बात करते हैं तब आपकी आवाज कैसी होती है, और वहीं अपने बॉस या दोस्तों से आपका लहजा कैसा होता है। जब एक बार आप अपने आप को स्थिति के अनुसार बदलते हुए और अपने अंदर होने वाले बदलाव को समझ लेंगे, तब आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से बाकियों में भी ऐसे ही बदलाव आते हैं। इन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। इनकी कोई किताब या ज्ञान नहीं होता, ये वो शब्दकोश है जिसमें आप अपने अनुभव से कुछ नया, कुछ अलग हर दिन सीख कर जोड़ते जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे पॉल एकमन और E.H. हेस के अनुसार जब भी हम ऐसे भावों को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे प्रति सकारात्मक सोचता है तब उसके हाव भाव और चेहरे पे दिखने वाले भाव अलग होते हैं, जिनमें से पहला है चेहरे के मसल्स में तनाव खत्म हो जाना। अगर आप किसी के माथे की ओर देखें तो आपको अगर लकीरें दिखें तो समझ लें कि बात वो नहीं है जो आपसे कही जा रही है, कोई तो तनाव है। इसके बाद अगर कोई आपकी बात से पूरी तरह सहमत है या आपके प्रति सकारात्मक है तो उसकी मुस्कुराहट पूरी तरीके से आपको दिखाई देगी, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर तरह के तनाव से दूर होते ही मसल्स में रिलैक्सेशन आ जाता है, चाहे वो चेहरे की हो या शरीर के किसी भी हिस्से की। वहीं अगर कोई आपकी बात पर जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो तो सबसे पहले उसके होंठों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि वो पूरी तरह से खुलकर नहीं दिखा रहे होंगे जो उनके मन में चल रहा है। उनकी आंखें भी पूरी तरह से खुली नहीं होंगी और माथे पर भी शिकन होगी। अगर ज्यादा बड़ी हंसी दिखे तो भी आप उसमें एक अलग फर्क देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी बनावटी व्यवहार होता है वो बनाने में अलग से मेहनत लगती है, जिसका तनाव चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता है। अगर कोई भी आपकी बात को हाथ मोड़कर सुने तो ये भी संकेत है कि वो आपकी बात से कुछ खास सहमत नहीं है। वहीं अगर आप किसी से बात करते समय ये देखें कि वो आपकी बात सुनकर आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ झुका हुआ है और उसकी आवाज में बल और तेज है, तो ये सब सकारात्मक बातचीत के संकेत हैं। अगर सुनने वाले आपकी बात पर सर हिलाएं, आपकी बात पर मुस्कुराएं और उनकी आंखें आपकी आंखों की ओर हों या एक आई कांटेक्ट बना रही हों, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो आपकी बात को अच्छे से सुन और समझ रहे हैं। लेखक यहाँ ये भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जब भी हम इन सभी बातों को दूसरों में ढूंढते हैं तब हमें खुद भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी से बात करें तब इन छोटी मगर जरूरी बातों को जरूर याद रखें और खुद की भाषा के साथ उनके प्रति अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सही रखें। बात सुनते समय एक हल्की सी हंसी, चेहरे के तनाव को याद से कम करना और पैरों को बोलने वाले की तरफ मोड़ कर रखना, ये सब बातें सुनने में भले ही बहुत कम महत्वपूर्ण लग रही हो, पर इनके कारण हम कई बार वो कह जाते हैं जो शायद हम कहना नहीं चाहते। इस भाग में बताई गई सभी तकनीकों को अपने स्वभाव में लाने की कोशिश करें और बताएं कि सबसे पहले आपने किस बात पर ध्यान देना शुरू किया है। इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो तो जरूर बताइए। अगले भाग में हम जानेंगे मानव स्वभाव के कुछ ऐसे ही पेचीदा और महत्वपूर्ण गुण। तो बस बने रहिए हमारे। अपने बीते हुए कल से जो कुछ भी ना सीखे वो सच में अज्ञानी है, और जो उसमें ही रह जाए वो भी। नमस्कार दोस्तों, कि कैसे आप चाहें तो किसी के मन में चलने वाले अनकहे जज्बातों को समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है सही नजर और नजरिया। इस भाग में लेखक बताते हैं कि इंसान के हालिया जज्बात और हरकतें उसके आज की वजह से नहीं बल्कि उसके बीते हुए कल की जमा पूंजी होते हैं, यानी ये उसके कैरेक्टर या चरित्र का परिणाम होते हैं। एक ऐसा ही नाम था हावर्ड ह्यूज जूनियर।
ह्यूज को जिन्होंने भी बचपन से देखा था वो उनको एक अच्छे और आज्ञाकारी बच्चे की भांति ही जानते थे। माँ की हर बात मानने वाला, पिता की हर उम्मीद पर खरा उतरने वाला।